कोडिंग करके इतने ऐप बना दिए, आपको ये कोडिंग नहीं आती। तो मैं कहता हूँ ये मुझे पता नहीं है कि क्या है, मेरे सामने जो समस्या आती है मैं सिर्फ उसका समाधान ढूंढता हूँ। कई बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स कमजोर होती है, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मैथ्स का ऐप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि एप्स की जो कैपेसिटी होती है वो 4-5 MB के आसपास होती है। हिंदी मीडियम का जो कंटेंट था वो बहुत ही कम इंटरनेट पर उपलब्ध होता था उस समय पर। लाइब्रेरी संभालना मुश्किल, रजिस्टर, रिकॉर्ड और फीस अब नहीं। इंट्रोड्यूसिंग एडू लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मैनेज करना होगा आसान और स्मार्ट। अब होगा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक क्लिक में। चाहे सीट अलॉट करनी हो, अटेंडेंस लगानी हो, देखनी हो या फिर फीस डिटेल्स और उनकी इनवॉइस, सब कुछ एक ही जगह। तो इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें एडू लाइब्रेरी ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। आज हमारे शो में एक वो जिन्हें राजस्थान में कहा जाता है मौजूद है। मैं मोनिका, जिनके साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तो हम जानते हैं कि उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा, किस तरह उन्होंने ऐप डेवलपमेंट बनाने की, ऐप डेवलप करने की शुरुआत करी, किस तरह उनकी ये जर्नी रही। सर, आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने शिक्षा कैसे आया, आप शिक्षा कहाँ से आपने पढ़ाई की? अपनी सोसाइटी में जैसे सबसे पहले ये होता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम हमारे पास जैसे नोट्स थे, एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते थे, कभी क्लास बंक हो जाती थी तो नोट्स रह जाते थे बीच में। तो जैसे जैसे ये समस्याएं हमारे सामने आ रही थी, दूसरी कि नोट्स इजी अवेलेबल नहीं होते थे उस टाइम पर। जैसे 2011 में मैं जॉब लगा था, उस टाइम पर हमारे पास नोट्स थे वो इजी अवेलेबल नहीं होते थे। तो जैसे ही हम जॉब लगे तो ये समस्या हमारे सामने खूब आई थी, तो हमने सोचा कि ये दूसरों के सामने समस्या नहीं है, इस वजह से हमने ऐप बनाने की और ये सारे नोट्स होते हैं उनको एक जगह करने की मुहिम शुरू की। तो हमने एक सब्जेक्ट लिया, उसके जितने भी नोट्स होते हैं हमने उसको डिवाइड किया और एक इंडेक्स बना के उनको एक जगह करके एक ऐप में कन्वर्ट किया। जैसे ही हमने उसको ऐप में कन्वर्ट करके टेक्निकली हमने गूगल प्ले स्टोर पर उसको पब्लिश किया, तो हमें पता चला कि उसके एक एक दिन में 5,000, 10,000, 15,000 एक दिन के इंस्टॉल हो रहे थे, क्योंकि बहुत ऐसा स्टडी मटेरियल लोगों को मिल ही नहीं रहा था इंटरनेट पर एक साथ, कि सभी अपना स्टडी मटेरियल एक जगह देके। दूसरा, हिंदी मीडियम का जो कंटेंट था वो बहुत ही कम इंटरनेट पर उपलब्ध होता था उस समय पर। तो जैसे जैसे हमने वो एक ऐप बनाई, हमारा वो एक शुरुआती दौर था, जैसे ही बनाया तो उसका जितना फीडबैक आया, उन पर एप्स पर लोगों के रिव्यू आए कि हमें ऐसे एप्स और चाहिए, तो हमने जॉब लगने के बाद में ये ऐप बनाने का पार्ट टाइम काम शुरू किया। तो जैसे जैसे हम एक ऐप बनाया, एक से लोगों ने कहा कि इस तरह का भी ऐप होना चाहिए, तो ऐप बनाते बनाते हमारे ऐप सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए और उनके इंस्टॉल थे वो करोड़ की संख्या में पहुंच गए। तो इस तरह से हमारे सामने ये समस्या आई, तो हमने ऐप बनाने का ये शुरू किया। सर, सर जी, आपने बोला कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते वक्त ऐप बनाना शुरू किया, तो घर वालों ने बोला नहीं कि नौकरी करने के लिए भेजा था, ये क्या ऐप बना रहे हो, इसके लिए बना रहे हो? नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे सरकारी नौकरी लग जाता है तो उसका एक ये रहता है कि ठीक है अब जॉब लग गया, उसके बाद में घर वालों को ज्यादा इशू नहीं रहते। पहला ऐप तो बनाया था मैंने 2015 के आसपास पहला ऐप बनाया था। उससे पहले मैं बच्चों के लिए, जैसे हम पढ़ाई करते थे तो एक मैसेजिंग सर्विसेज चालू रहती थी, तो हम मैसेज भेजते थे, हम जितना भी पढ़ते थे उसको एक मैसेज में लिख के लोगों को भेजते थे, जैसा आजकल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह आते हैं। तो हम टेक्स्ट मैसेज करते थे, टेक्स्ट मैसेज उस टाइम पर फ्री होते थे, तो हमारे साथ खूब सारे लोग जुड़े हुए थे, तो वो भी उससे पढ़ते थे। दूसरी बात घर वालों की, तो घर वाले अमूमन नॉर्मलेस हो जाते हैं, हम रात को 2-3 बजे तक काम करते रहते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कि रात को कितने बजे सोए थे। एक बार तो ये हुआ कि सुबह घर वालों ने कहा कि इतनी जल्दी उठ के काम करने लग गया, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं सोया ही नहीं। तो उनको ये पता नहीं रहता कि कितना काम है, बच्चों का पैशन क्या है, उनको कैसे काम करना है, उससे उनको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। आप वो पढ़ाई अपने घर पे रह के करते थे, या जैसे आज के युवा जयपुर सीकर कोटा जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए? नहीं, हमें यहाँ सीकर रह के पढ़ाई करते थे, घर रह के पढ़ाई नहीं करते थे। यहाँ पर हमने रूम ले रखा था, वहां रहकर पढ़ाई करते थे, और सीकर में ही हमने कोचिंग की थी उस टाइम। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी?
शुरुआती शिक्षा गांव की सरकारी स्कूल तो से। आपने कभी सोचा था, कभी आपको टेक के बारे में नहीं कभी नहीं, नॉलेज मिली स्कूल में? ऐसा कुछ नहीं सोचा। हम फर्स्ट ईयर में आए थे, उस टाइम पर हमने एस के कॉलेज में पहली बार कंप्यूटर देखा था। उसके बाद फिर थोड़ा जैसे बच्चों में ये रहता है कि कंप्यूटर अपने को चलाना है, तो कई लोग होते हैं वो गेम खेलते हैं, कई होते हैं वो अलग अलग चीजें करके देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये काम कैसे हो रहा है। तो जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप उसको आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किधर ले जाते हैं। आप गेम खेल के या वो फिल्म देख के उसको वेस्ट करते हैं, या कुछ क्रिएटिव अपना करना चाहते हैं, तो जैसे आप उसको ले जाना चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। सो आपको स्कूल में आपको कंप्यूटर की शिक्षा मिली? नहीं, स्कूल में नहीं, कॉलेज टाइम से। कॉलेज में ही मिला आपको सबसे पहले जी। कंप्यूटर देखने को? मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी, तब मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर देखा था अपने स्कूल में। और उसमें भी ये होता था कि एक वीक में सिर्फ एक ही दिन जाया जाता था, आधे घंटा का पीरियड होता था। तो लड़के लोग पहले ही उसमें गेम खेलने लग जाते थे। तो फिर घर में भी मैंने यही देखा कि मेरा जो भाई है वो भी टेक की और ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन लड़कियों में मैंने ऐसा नहीं देखा। तो आपके साथ कोई और महिलाएं भी थी जिन्होंने आपके साथ एप्स बनाने में कोई आपकी हेल्प करी, सहयोग करा कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर था कि हमने खूब सारे ऐप बनाए। मैंने 100 से अब वो जब ऐप बना लिए थे, तब मेरी वाइफ जो नर्सिंग फील्ड से है, उसने कहा कि आपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ऐप नहीं बनाए। तो हमने उनसे कंटेंट तैयार करवाया कि आप बताइए आपकी फील्ड में क्या क्या होता है। तो उन्होंने जैसे इंडेक्स बना के दी, तो हमने उनके स्टडी मटेरियल का भी बच्चों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए भी ऐप बना के दिए। तो वो ऐप अपने यूनिवर्सल ऐप थे कि जैसे हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए या राजस्थान के लिए हम ऐप बनाते थे। जैसे ही हमने नर्सिंग का ऐप बनाया, तो नर्सिंग वाले ऐप ऑल ओवर वर्ल्ड, एक ही नर्सिंग होती है, जैसा यहाँ इलाज होता है वैसा ही वहां पर इलाज होता है। तो वो ऐप है, उनकी जो यूजर बेस है वो हमारे इंडिया से ज्यादा अब्रॉड में थी। क्या नाम था उस ऐप? नर्सिंग जीके, नर्सिंग एप्स नाम से खूब सारे ऐप हैं। तो नर्सिंग फील्ड से जितने भी रिलेटेड ऐप हैं, वो सारे अब्रॉड में ज्यादा काम में आते हैं, यहाँ पर कम काम में आते हैं। हमने देखा है कि आजकल जो नर्सिंग ऑफिसर्स है या एमबीबीएस भी काफी लोग अब्रॉड से करते हैं, और यहाँ पे भी काफी लोग अब्रॉड जाते हैं यहाँ से साइंस की पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे काफी अच्छा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज उनको दिखाई देती है। मैं ये पूछना चाहूंगी सर, ये क्या है, लमसम कितना खर्चा आता है? खर्चा, ये मैंने अभी बताया कि आप अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस से कैसे आती हैं कि आप 10,000 रुपए लगा के भी एक ऐप बना सकते हो, और हमने जीरो कॉस्ट वाले ऐप बनाए हैं। हमारे उसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हो। जो हमारा समय लगा, जो हम रात को काम करते हैं, जो हमारे एफर्ट्स थे, वो ही थे हमारे एप्स का। हमने उसमें कुछ फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और वो था इसीलिए कि हमने सारी चीजें कहीं से कुछ ऐड नहीं किया। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म खूब सारे होते हैं, तो उनको यूज करके हमने एप्स बनाया। मैंने आपके बाद में रिसर्च कर रही थी, आपने किसानों के लिए भी एप्स बनाए, उसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन आप करते हैं, किस तरह आप हमें समझाते हैं किसान को, आप कैसे समझाते हैं कि जो जिनसे कभी जुड़े नहीं हैं, आज तो इंडिया डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन उन्हें किस तरह आप समझाते हैं कि आप एक ऐप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आज के जमाने में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और अभी ये जो चला है, ये 5-7 साल पहले या 10 साल पहले चला था। उस टाइम पर हमने किसानों के लिए जो एप्स बनाए थे, उसमें हमने बेसिकली जितने भी क्रॉप्स होती हैं उनकी डिटेल्स दी थी। उनमें मोटी मोटी कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनके लिए कौन कौन सी दवाइयां होती है या पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी डिटेल्स डाली थी। तो उसमें हमारे फीडबैक कॉलम भी था, या सजेशन मांगने का कॉलम भी था। तो बहुत सारे लोग होते थे, वो गूगल पर डायरेक्ट डालते हैं कि मेरे खेत में ये फसल है, इसमें ये बीमारी है। तो गूगल डायरेक्ट उसको क्या रिडायरेक्ट कर देता है हमारी वेबसाइट पर या हमारी ऐप पर। तो वहां पर उसको सभी जितनी भी फसल होती है उनकी डिटेल्स मिलती है। उसके बाद में क्या क्या सिम्टम्स है या आपकी फसलों में कौन कौन से रोग हैं, उनके बारे में उसको सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। तो वो उसको एक सहायता हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि हम जाके डॉक्टर भेजते हैं, वो फसलों का ट्रीटमेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक उसके लिए हेल्प हो जाती है कि हाँ ये फसल है, इसमें ये बीमारी हो सकती है। ये किसानों के लिए भी काफी बड़ी हेल्प की चीज है, क्योंकि आप हर घर में देखते हैं जितने किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, जब भी फसल का मौसम होता है कोई ना कोई कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं। और अगर
आपके जरिए अगर आपके जरिए अच्छी चीज है। आपको काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं, मैंने देखा राजस्थान की गवर्नेंस अवार्ड। तो आपने इसके बारे में कभी सरकार की चर्चा की हो? इसलिए आपसे इसके बारे में कुछ जानकारी कि कैसे कर रहे हैं आप, क्या आपको कोई सहयोग मिला उनसे? नहीं, गवर्नमेंट को क्या है कि अच्छे काम होते हैं वो अपने आप पता चल जाते हैं। हमारे जितने भी मोबाइल ऐप्स थे उनके यूजर थे वो करोड़ों में थे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको भी पता रहता है कि ऐसा काम हो रहा है। उसके अलावा हमने जितने भी ये यूजर्स हैं उनकी डिटेल हमारे गवर्नमेंट के साथ शेयर की कि हमारे ये स्टूडेंट्स हैं ये इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साझा की। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये ऐप हमको डोनेट कर दीजिए ताकि हमारा जो राजस्थान स्टेट है वो ई गवर्नेंस एजुकेशन में भी थोड़ा ऊपर रैंक करे। तो हमने ये गवर्नमेंट को डोनेट किए हमारे 100 मोर ऐप्स से। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने ही हमें भामाशाह शिक्षा विभूषण अवार्ड दिया। और उन्होंने ही हमारे ऐप्स की वैल्यू थी उस टाइम पर वो 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने ही डिसाइड की थी। सीएम उस समय अशोक गहलोत। आपको राजस्थान में मैंने देखा और भी अवार्ड्स गए हैं, तो आप हमें बताना चाहते हैं कि इसके साथ आपको बात करके ऐसे अच्छा लगा, मोटिवेट लगा कि मैंने कुछ अच्छा करा है। मैंने काफी लोगों के जीवन में उनकी हेल्प की है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसान या मेडिकल के स्टूडेंट्स हो। तो किसी ने आपकी सरकार ने भी आपको सही है। ऐसा होता है कि मैंने अभी आपको बताया अच्छे काम करते हैं तो उनको अपने आप पता रहता है। एनसीईआरटी देश की एजुकेशन बॉडी है, वहां पर उन्होंने हमको इनवाइट किया कि आप आइए और हमको बताइए कि आपने क्या क्या किया है। जैसे हम वहां पहुंचे और उन्होंने उनको बताया कि हमारे ये एप्स हैं और इतने इंस्टॉल हैं, तो उन्होंने हमको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया कि आपने इतने यूजर एक जगह रख रखे हैं। हमारे ऐप हैं उनके भी इतने यूजर्स नहीं है जितने आपके ऐप है। तो उन्होंने मुझको एक कमेटी में भी लिया और सुझाव मांगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनके और हमारे बीच में फर्क ये था कि उनका एक ऐप था और उसमें सभी विषयों का कंटेंट मिलता है। ई पाठशाला नाम से क्लास 1 से लेकर सब क्लासों के लिए। जबकि हमारे ऐप्स हैं बेसिकली टारगेट बेस्ड ऐप्स हैं। जैसे आपको जियोग्राफी नहीं आती है, 11th क्लास में हो आप, जियोग्राफी आपको पढ़नी है तो आप जियोग्राफी का ही ऐप इंस्टॉल कीजिए 11th क्लास का, और उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल ही आपको पढ़ने को मिलता है। कई बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स कमजोर होती है, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ मैथ्स का ऐप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि एप्स की जो कैपेसिटी होती है वो 4-5 MB के आसपास होती है। तो इजी वे में वो इंस्टॉल भी कर लेते हैं और उसको काम कर भी लेते हैं। आपके साथ ऐप बनाने में सुरेश ओला जी भी थे। सो उनका कैसे योग रहा, उनसे कब मिले, कैसे जर्नी शुरू हुई? हम शुरू से ही दोस्त हैं, साथ ही कोचिंग करते थे, साथ ही जॉब लगे थे। तो हमारे सामने जो समस्याएं थी वो एक ही तरह की थी। तो हमने जैसे मैंने टेक्निकल वाला देखा कि ऐप को कैसे डेवलप करें, स्टडी मटेरियल इसमें कैसे डालें। इसके अलावा उसने कंटेंट कलेक्शन का काम किया। जितना भी सब्जेक्ट मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट का अपने को ऐप बनाना है तो इस सब्जेक्ट का क्या कंटेंट है उसको समराइज करना, उसमें से मेन कंटेंट छांटना, उसके बाद में उसको तैयार करके उसको ऐप फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इस तरह से दोनों ने साथ साथ। सर जो आज तो बहुत सारे कोचिंग्स में भी अपनी प्ले स्टोर पे सब जहाँ पे भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बहुत सारे अवेलेबल है, चाहे वो बड़ी बड़ी कोचिंग हो या स्कूल्स वाले भी अपने ऐप डेवलप करवाते हैं। और राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक अलग जर्नी है, उन्होंने भी काफी सारे ऐप डेवलप करे हैं लोगों के लिए। सो जो आपका आपका ऐप डेवलपमेंट जो आप करते हैं लोगों के लिए, तो आपने किसी वेबसाइट के लिए भी ऐप डेवलप करे हैं कि कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, बोल सकते हैं ऑनलाइन से बेचना चाहते हैं, चाहे सेल्स का काम हो, तो उसके लिए आपने से कोई है? नहीं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑफर आते हैं कि आप हमारे लिए प्रोफेशनली ऐप बनाइए
लेकिन हम हमारी हॉबी के हिसाब से ऐप बनाते हैं। हमारा जैसे आज मन किया कि ऐप बनाना है तो बना लिया, नहीं मन किया तो नहीं। प्रोफेशनली जब आप करते हो तो आपको पूरा डेडिकेशन उसी में देना पड़ता है, जबकि हम गवर्नमेंट सर्विस में है, हम इतना डेडिकेशन वहां नहीं दे सकते। अब हम जैसे ही हमारी ये हॉबी के अनुसार करते हैं तो हमारा जब मन होता है तब उसमें काम करते हैं, जब मन नहीं होता है तब नहीं करते हैं, जब टाइम मिलता है बना लेते हैं, जब अपने टाइम। दोस्तों के लिए कोई ऐप बनाया? नहीं, दोस्तों के लिए नहीं। वो बोलते नहीं है, अरे यार मैं ये करने का सोच रहा हूँ, आप बना लीजिए? नहीं, वो हम क्या है किसी प्रोफेशनल को रिकमेंड कर देते हैं, वहां से वो बनवा सकते हैं अगर किसी को पर्सनली कोई ऐप बनवाना है तो। बाकी हमारे सभी एप्स हैं वो एजुकेशनल एप्स हैं। इसके लिए इसके अलावा कम्युनिटी एप्स भी है, हमारी ग्राम पंचायत की, उसके लिए हमने एप्स बनाया था। तो वहाँ हमारे गांव में जितनी भी समस्याएं होती थी किसी के हमारी समस्याएं होती क्या है बेसिकली ये देखें तो हमारी समस्याएं ये होती हैं, जैसे गांव में समस्या होती है मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, मैं ग्राम सेवक से कहाँ मिलूं कि वो साइन कर दे, मुझे कहाँ पर है? हाँ, तो ये चीजें उसमें है, उसमें सारी डिटेल्स होती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये समस्याएं छोटी छोटी होती हैं, उनके लिए समाधान के लिए हमने ऐप बनाए थे। सरपंच जुड़े हुए हैं? हमारे गांव के सरपंच और उससे पंचायत से जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही किसी से बात करनी होती है तो डायरेक्ट उससे वहां से संपर्क हो जाता है। तो सरपंच जी सारा काम करवा देते होंगे ऐप पे, वो मैसेज पे? अब वो आगे उनका आउटलुक है कि वो कैसा कर सकते हैं। सर मैंने ना एक स्टोरी देखी थी, आपको पता होगा, एक सीधी मारवाड़ी करके ऑन्टरप्रेन्योरशिप चल रहा है, राजस्थान का ही एक ऑन्टरप्रेन्योर है। उनका नाम है कौशल्या जी। जब वो मास्टर शेफ में गई थी और मैंने उनके कई इंटरव्यू देखे, वहां पे वो बता रही थी कि वो अपने जो घर पे मसाले पीसते हैं उन्हें उनको ऑनलाइन सेल्स करना था, तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत की। वो वीडियोस बनाया करती थी यूट्यूब पे रेसिपीज के, तो इसलिए ज्यादा काम करती थी ताकि वो एक ऐप बनवा पाए, एक वेबसाइट बना पाए। लेकिन किसी से बनना उसके साथ धोखा, उनका ऐप से पैसे नहीं मिले, ऐसी और सुनी है काफी। मैं देखती हूँ काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि कोई जब आम जन होता है वो अपना काम स्टार्ट करता है, उसको 10 लाख पैसे दे दे, आप पैसे के बदले काम कर दीजिए, तो उसके साथ ये हो रहा है काफी। तो क्या वो भी आप कर सकते हैं इस बारे में? हाँ, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये फ्रॉड्स होते हैं तो इनके लिए अलग अलग जैसे वेबसाइट होते हैं, कई लोग गूगल पर नंबर देख लेते हैं और डायरेक्ट संपर्क कर लेते हैं, वो उनको जानते नहीं। तो इनके लिए क्या है कि एक वेबसाइट होती है, मीडिएटर वेबसाइट, जैसे फ्रीलांस वेबसाइट है, तो वहां पर जाकर आप अपना काम करवा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो पेमेंट आप करते हो वो बीच वाले एजेंट के पास रहता है, वेबसाइट के पास, और आपका काम हो, आप संतुष्ट हो जाते हो, उसके बाद में अगले को पेमेंट किया जाता है, तो वहां ऐसी संभावना नहीं रहती फ्रॉड वगैरह। तो जितनी भी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स बनवानी है या ऐप डेवलप करवाने हैं, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको एक गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से सावधान रहना है कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। और ये आपको जो अच्छे प्रोफेशनल्स है, क्योंकि जो जिस एरिया में काम करता है उनको के बारे में कई नॉलेज होती है, वो वहाँ के एक्सपर्ट को जानते हैं, तो ये आप सही से अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं किस तरह का। और समाज के लिए ऐसे बनाते हैं, तो अगर आपकी सामाजिक सेवाएं हैं तो अवश्य ही आप जी सर, हेल्प करेंगे। जरूर। सर आपका सबसे अच्छा ऐप कौन सा चला है? जितने भी ऐप्स आपने बनाए हैं, 250 लगभग आपने ऐप बना लिए, तो आपको किस ऐप को बना के ऐसे लगा कि ये तो इतना अच्छा चल गया मुझे? नहीं, अच्छा चल गया वो उम्मीद नहीं थी, वो एक अलग बात होती है। हमारा सबसे पहला ऐप ही था, हमने आर्य कंपटीशन टाइम्स नाम से एक ऐप बनाया था सबसे पहले। तो उसके एक दिन में हमारे 35,000 इंस्टॉल हो गए थे, और हमें इतना अच्छा लगा था कि यार इतने भी इंस्टॉल हो सकते हैं। बाद में पता चला कि इस स्टडी मटेरियल की गूगल प्ले स्टोर पर इतनी ज्यादा कमी थी हिंदी में स्टडी मटेरियल की, तो हमने ऐप बनाने का काम आगे बढ़ाया था। और उसके बाद में 2016 में जब हम बना रहे थे तो हमारे ऐप किसी भी कीवर्ड को आप गूगल पर सर्च करते थे तो सबसे पहले ऊपर हमारे ही ऐप शो करता था। तो मैं बता के बहुत खुश होता हूँ कि हमारे जो एप्स हैं उनके जो पेज व्यू है वो 250 मिलियन पेज व्यू है।
तो हमारे ऐप्स के इतने पेज व्यू होना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। कहा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, तो आजकल ऐसा कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मीन्स ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हुए लोग, तो आपने जो हिंदी में जो कंटेंट डेवलप करा, जो आपकी ऐप से हिंदी में कंटेंट जो अवेलेबल है वो पूरी ग्रामीण बच्चों की काफी हेल्प करी होगी। तो ऐसा गवर्नमेंट ने प्रयास करा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आपकी एप्स की लोगों को और जागरूकता होनी चाहिए ताकि हिंदी कंटेंट है तो वो और अच्छे से पढ़ पाए, से लोगों को पता हो कि कोई चीज अवेलेबल है समाज में लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ जागरूकता की कमी है। तो इसके लिए कुछ हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, हमारे जो एप्स थे हमने गवर्नमेंट को डोनेट किए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक ई डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, उसमें हमारे सभी एप्स के लिंक थे और जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें थी उनमें हमारे कंटेंट को उन्होंने पहुंचाया था। उससे हुआ ये कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी एप्स ऑलरेडी बनी हुई है, पेड वर्जन भी उनके खूब सारे आते हैं, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल ऑनलाइन पढ़ना ये कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। समस्या कहाँ आती है? समस्या सिर्फ ग्रामीण परिवेश के छात्र जो कुछ नहीं जानते हैं उनके सामने आती है। तो हमने सिर्फ उन्हीं के लिए ये कंटेंट बनाया है, हमने कोई प्रोफेशनली ये नहीं सोचा कि इसमें से कुछ कमाना है अपने को। तो जब हमने उनके लिए बनाया तो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंची, उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी ई डिजिटल लाइब्रेरी नाम से सभी तक इसको स्कूलों तक पहुंचाया है। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स, आप किस तरह के एप्स पे भी काम कर रहे हैं या आगे बनाना चाहते हैं? अभी हमने एक एआई प्लेटफॉर्म पर भी काम किया था पिछले दिनों। तो उस प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद में हमने एजुकेशन का एक ऐप बनाया था, जितने भी टीचर्स हैं वो खुद अपनी ऐप खुद डेवलप करें। जैसे जिसके सामने जो समस्या आती है, मेरे सामने हो सकता है कि 200 समस्याएं आई इसलिए मैंने 200 तरह की ऐप बना दी, लेकिन हो सकता है हर टीचर की कुछ अलग समस्या हो, वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी अलग समस्या हो। तो जितनी भी समस्याएं होती हैं तो वो टीचर भी अपने आप अपने ऐप बना पाए और उनको गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर पाए बिना किसी कॉस्ट के। तो हमने एक ऐप प्लेटफॉर्म बनाया था, द ऐप स्टेशन नाम से। उस प्लेटफॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप और आप अपना स्टडी मटेरियल, जैसे आप अपना एक साधारण ईमेल भेजते हो, बिल्कुल उतना ही इजी ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म बनाया। उसकी सहायता से आप अपना खुद का ऐप बनाएं, ऐप बना के उसको प्ले स्टोर में पब्लिश करें और अपने स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि आप उनका टेस्ट ले सकें, रिवीजन करवा सकें, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा सकें, सभी चीजें वहां से फ्री में हो सकें। सर, जो अभी युवा है जो पढ़ रहे हैं, जिनको टेक में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, वो आगे जाके ऐप डेवलप करना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें क्या सजेशंस देना चाहिए? अभी जो युवा एप्स बनाना चाहते हैं या टेक में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल के युवा हैं उनको कोडिंग वगैरह ऑलरेडी आती है। इसके अलावा एआई में कोडिंग जनरेशन का भी उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चीजें समझते हैं। हम तो बिल्कुल भी टेक से भी नहीं थे, हमको तो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपना काम निकाल के यहाँ तक पहुंच गए। तो उनको जब चीजें आती हैं तो वो उससे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जितना हमने किया। फिर उनको कोडिंग आती है, उनको एक थीम है उनके पास कि हमको ऐसा करना है, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो इस तरह की चीजें हॉबी के तौर पर कर सकते हैं। उसके बाद में उनको जैसे ही लगे कि नहीं, मेरे को ये मैंने 5 काम किए हॉबी के तौर पर, तो ये काम सबसे अच्छा है, तो उस पर अपना फुल टाइम दे सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर, जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है या जो लोग सीखना चाहते हैं कोडिंग, तो उनके लिए भी आपने कोई ऐप बनाया? हाँ, कोडिंग एंड्रॉयड, पाइथन, C++, जितनी भी लैंग्वेज है तो हमने उनके एक्सपर्ट हैं तो उनसे हिंदी भाषा में कंटेंट तैयार करवाया है। कई बार क्या होता है कि पूरा जैसे इंग्लिश में होता है वो समझ में नहीं आता, पूरा हिंदी में होता है वो भी समझ में नहीं आता, तो आधे वर्ड्स हिंदी में, आधे वर्ड्स टेक्निकल है वो इंग्लिश में आते हैं, और उनका भी हमारा लैंग्वेज का ऐप बने हुए सबके। आपने इतने सारे एप्स बनाए हैं, आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन से टाइम पीरियड में रहा? आपकी इतनी लंबी जर्नी है। हमारी जर्नी में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि हमको जिस टाइम पर ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था, उस टाइम पर जो वहाँ भीड़ आई हुई थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमको शक्ल से ही पहचान लिया था कि ये सुरेंद्र सर है, और इनकी वजह से हम जॉब लग गए थे। उन्होंने रिकमेंड किया था कि सर इनकी वजह से हम जॉब लग गए थे। रीजन ये था कि हमारे जो एप्स थे उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उनके हमारी ऐप से ही पढ़े हुए थे,
और उनकी वजह से वो सेलेक्ट हो गए थे। तो एक आईएएस सर थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा सर मेरा बेटा आपसे कुछ बात करना चाहता है, और उन्होंने उन्हीं को एक्सपीरियंस साझा किया कि मेरा बच्चा ये कह रहा है कि मैं फला ऐप की वजह से, ज्ञान दर्शन नाम था, उस ऐप की वजह से ही गवर्नमेंट जॉब लगा था। तो ऐसे जब हम फीडबैक भी देखते हैं बहुत सारे, तो हमारे जो ऐप्स के फीडबैक होते हैं उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों के काम आ रहे हैं। सर कोविड भी आया था, तो कोविड के टाइम वर्क फ्रॉम होम क्लासेस, कोविड के दौरान जो स्कूल था उन्होंने भी घर पे ऑनलाइन क्लासेस लगाना शुरू कर दिया। तो आप में से किसी स्कूल वालों ने संपर्क किया कि आप हमारे लिए ऐप बना दीजिए, या आपके ऐप्स में किस तरह से कोविड में, इस महामारी में बच्चों को घर बैठे शिक्षा में किस तरह लाभ पहुंचा? कोविड में हमने शिक्षा वाणी ऐप बनाया था राजस्थान सरकार के लिए। उसमें यह था कि राजस्थान सरकार के जो टीचर्स थे वो घर बैठ के पढ़ाते थे और उसका ब्रॉडकास्ट करते थे आकाशवाणी चैनल पर। घरों में अमूमन रेडियो नहीं होता इस टाइम पर, तो हमने एक शिक्षा वाणी ऐप बनाया और उसमें जितना भी लाइव प्रसारण होता था वो सारा का सारा हमारे ऐप के द्वारा बच्चों तक पहुंचता था। राजस्थान के जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स थे उनके पास। इसके अलावा दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम का प्रसारण होता था कोविड में, उसको भी हमने उसी ऐप में, शिक्षा वाणी रेडियो, उसी ऐप में हमने उसको भी वो जोड़ा था। उसके बाद में जितने भी बच्चे थे तो राजस्थान सरकार ने उसको सर्कुलेट किया और एक दिन में उसके वर्ल्ड में वो 2 नंबर रैंकिंग पर रहा था। और उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसी ऐप के द्वारा पढ़ाई की थी कोविड में। सर जिस तरह बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फोन से जुड़ते हैं, लेकिन फोन का एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी बन जाता है क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स भी उनसे होते हैं। तो आपको पेरेंट्स ने या फिर आपने कभी ये दिक्कत महसूस नहीं की कि मैं तो ऐप बना के बच्चों को ऐप के थ्रू पढ़ने को बोल रहा हूँ लेकिन वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर कैसे हम प्रतिबंध लगा सकें या फिर क्या उपाय है? इसके लिए तो माता पिता को ही ध्यान ही रखना होगा, और बाकी पेरेंटल कंट्रोल एप्स खूब आते हैं, तो आप उनको यूज लेके ही इसको रोक सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा ऐप्स बनाने के दौरान? समस्याओं का सामना ये करना पड़ा, जैसे कई बार एक छोटी सी समस्या आ जाती है कोडिंग में, हमको पता नहीं होता कि क्या होता है। उसके बाद में उसको सारे दिन सारी रात गूगल पर सर्च करते हैं कि इस एरर का क्या मतलब होगा। उसके बाद में उसका समाधान ढूंढते हैं, फिर हमारा बैक ऑफिस खोल के उसमें ढूंढते हैं कि वो चीज कहाँ पर मिलेगी। उसको ढूंढ के उसको जब तक सेटल करते हैं तब तक 2 या 3 दिन हो जाते हैं। तब हमको महसूस होता है कि अगर हमको भी कोडिंग लैंग्वेज वगैरह आती तो ये ज्यादा इजी रहता। ये आजकल के बच्चे हैं, इनका ये प्लस पॉइंट है कि उनको ऐसी चीजें सब आती है। सर आपने बोला कि आप जब पढ़ रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तभी आपने ऐप बनाए थे। तो घर वालों को जब पता चला कि हम तो नौकरी करने के लिए भेजा था लेकिन ये और आपने क्या कर दिया, जब इतनी आपकी पहचान हो जाती है, आपको एक फेम मिलती है, सोशल मीडिया पे लोग आपको जानने लगते हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वालों का रिएक्शन तो अमूमन ये रहता है कि ठीक है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, 2 रुपए भी कमा रहा होगा। दूसरा, जब हमको पढ़ने के लिए भेजते हैं और फिर हम कुछ ऐसा काम करते हैं, तब जरूर घर वाले ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ने को भेजा था और आप ये क्या कर रहे हो, उस टाइम पर कहते हैं। लेकिन जब जॉब लग जाता है, बच्चा सेटल हो जाता है, उसके बाद में कहने सुनने को ये नहीं रहता कि अब क्या कर रहे हो, वो उसका हॉबी का पोर्शन हो जाता है। आपको एप्स बनाने का पहले इंटेंशन था या फिर आपकी बाद में हॉबी बनी जब आपको लगा कि ये काफी बेनिफिशियल है लोगों के लिए, तो आपने एज ए हॉबी सीखी? नहीं, कंप्यूटर हमेशा से ही अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो जैसे ही हमने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर देखा था तो हम अपना सारा टाइम वहां पर कंज्यूम करते थे कि क्या होता है इसमें, जैसे गेम्स खेलना, वीडियो देखना, ये सभी बच्चे करते हैं, वैसे ही हम करते थे। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब कंप्यूटर ज्यादा मिला, घर पे कंप्यूटर लेकर आ गए, उसके बाद में ये नहीं रहा कि गेम खेलें, उसके बाद में कुछ करके देखते थे। जैसे खाली समय में मैं ब्लॉग बनाता था, उस टाइम पर ब्लॉग का क्रेज था, तो ब्लॉग बनाना, उस पर इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, ऐसा कुछ था। तो जितना भी खाली टाइम मिलता था फिर ये देखते थे कि ये ब्लॉग बनते कैसे हैं, इनमें कोडिंग कैसे होती है, मुझे इसका डिजाइनिंग पोर्शन चेंज करना है। तो वो करते करते धीरे धीरे ये चीजें अपने आप सामने आई। आप तो कोडिंग सीखते हैं कि गेम वगैरह खेलते हैं कंप्यूटर से? नहीं, मेरा बच्चा है वो भी कोडिंग करता है, वो भी अपनी ऐप खुद की डिजाइन कर रहा है।
तो देखते हैं कब तक बना लेता है। फिर तो आपकी जो कोडिंग में आपको प्रॉब्लम्स आती थी वो तो वही सॉल्व कर देंगे। हाँ, वो जैसे समस्याएं लेके आता है सामने कि ये कोडिंग है पापा, इसको चेक करो, तो मेरे समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ नहीं मेरे को नहीं आती। तो कहता है आपने कोडिंग करके इतने ऐप बना दिए, आपको ये कोडिंग नहीं आती। तो मैं कहता हूँ ये मुझे पता नहीं है कि क्या है, मेरे सामने जो समस्या आती है मैं सिर्फ उसका समाधान ढूंढता हूँ, तो तुम इसको सही करो, तुम देखो कैसा होता है। आपकी जो एजुकेशन थी वो टेक्निकल फील्ड से थी या नॉन टेक्निकल? मेरी एजुकेशन नॉन टेक्निकल फील्ड से थी। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने आईटीआई की थी, उसके बाद में मैंने बीएड किया, और मैं टीचर की एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग गया। टीचर की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद में मैंने, जैसे ही मैं जॉब लगने के बाद में मैंने एमसीए किया। तो एमसीए मैंने इसलिए किया कि मेरी जो बाद में एप्स वगैरह बना रहा था उसमें कठिनाई आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है एमसीए में कुछ ऐसा सीख जाए जो इसमें भी सहायक हो, इस वजह से मैंने एमसीए में किया। आपका पहले इंटरेस्ट नहीं था एप्स वगैरह में, टेक में, तो आपने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपका सडनली टेक में कैसे इंटरेस्ट आया? नहीं, ये एक ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनको ये रहता है कि सबसे पहले 12वीं पास करनी है, उसके बाद में ग्रेजुएशन करनी है। अब सीन चेंज हो गया है, अब बच्चों को 10वीं के बाद में घर वाले उनकी काउंसलिंग करवा के उनका जो हॉबी का फील्ड होता है वो उसी में उनको लेकर जाते हैं आगे। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले ये होता था कि आपको 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन करनी है, फिर सोचते थे कि अब क्या करना है। तो टेक्निकल फील्ड में जाने का तो ये था कि कंप्यूटर अट्रैक्ट करता था, लेकिन ये नहीं था कि हमको जाना कहाँ है, पता नहीं था बहुत सी चीजों का। तो ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद बीएड कर ली, बीएड करने के बाद में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लग गए। उसके बाद में जब सिक्योर हो गए तब ये समझ में आया कि ठीक है अपनी हॉबी क्या है, ये चीजें बाद में समझ में आई जब सेटल हो गए, तो बाद में मैंने एमसीए।